दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखना सीखने के हिसाब से। अब देखिए दोस्तों, आज के मार्केट पे आते हैं। चौथे दिन की तेजी है, 4 दिन से कंटिन्यूसली हम मार्केट की तेजी को देख पा रहे हैं। तो चौथे दिन की तेजी निफ्टी में देखें तो 88 पॉइंट्स का जंप है, 0.35% की तेजी। निफ्टी ने 25,637 के आसपास क्लोज किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस अभी बना हुआ था निफ्टी का 25,500 के आसपास, तो वो ब्रेक हो चुका है। टेक्निकल चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं कि क्या निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है या फिर नहीं, और टेक्निकल चार्ट के पैटर्न हमको क्या सिखाने की कोशिश करें उसके ऊपर भी डिटेल में डिस्कशन होगा। निफ्टी बैंक को देखते हैं, 237 पॉइंट्स ऊपर है। मिड कैप की बात करें 157 पॉइंट्स ऊपर। सबसे अच्छा परफॉर्म किया निफ्टी स्मॉल कैप ने, 1% के आसपास की तेजी है। मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक्स आज एडवांस में आके बंद हो चुके हैं। सेक्टर्स को भी देख लेते हैं, तो आज के दिन जस्ट 3 सेक्टर्स नीचे थे, या फिर हम बोल सकते हैं 2 ही नीचे थे। एफएमसीजी ने न्यूट्रल परफॉर्म किया, बाकी आईटी नीचे। आपको बताइए इसके पीछे का रीज़न क्या है। डॉलर की वैल्यू अभी कम हुई है पिछले 3-4 साल के एवरेज के हिसाब से, और रियल्टी को देखें तो 1.5% की गिरावट आप रियल्टी में नोट कर सकते हैं। एनर्जी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, 1% का जंप है। क्या रीज़न है इसके पीछे का, आगे चलकर डिस्कशन होगा अगर कुछ बड़ी न्यूज़ आती है तो। निफ्टी फार्मास्यूटिकल को देखें तो आधे % की तेजी। सरकारी बैंक्स भी तेज थे। निफ्टी बैंक मतलब ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर जो रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होता है या फिर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होता है, आईटी को छोड़कर, वो आज तेजी में आके बंद हो चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, आज के मार्केट की सिचुएशन क्या है। कल के दिन डाउ जोन्स के ऊपर चर्चा नहीं की थी, तो मैं क्लोजिंग बेसिस का डेटा आपको दे देता हूं कि डाउ जोन्स ने क्लोजिंग दी थी 1% बढ़ के। नेस्डैक की क्लोजिंग को देखें तो कल की क्लोजिंग थी 1% तेजी के साथ में। S&P 500 को देखें जो कि काफ़ी डिफेंसिव है, स्टिल ये 0.86% के साथ में चला गया। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है S&P 500 और नेस्डैक दोनों के दोनों ऑल टाइम हाई पर जा चुके हैं। तो काफ़ी अच्छी तेजी मार्केट्स ने दिखाई। यूएस मार्केट ने, अभी भी यूएस के मार्केट ओपन हुए हैं तो प्लस में खुले हैं और अच्छी खासी तेजी वहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो तेजी है कल के दिन भी, और इसलिए निफ्टी ने आज अच्छा परफॉर्म कर दिया। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा, एंडिंग भी पॉजिटिव देखने को मिलेगी। साथ में हम यहाँ पे 6 बजे की ओपनिंग देखी एशियन मार्केट्स की, तो ये भी आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, कुछ न्यूज़ है जो मार्केट को ऊपर लेकर जाने की कोशिश करिए। साथ में कुछ फैक्टर्स है, जो एस्केलेशन का फैक्टर अभी चल रहा था वॉर के अंदर, वैसा हुआ नहीं, तो ठीक है, मार्केट को काफ़ी अच्छा रिएक्शन उसका मिल रहा है। तेलों के दाम नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि ऐसी कुछ बड़ी न्यूज़ नहीं आ पा रही है। सीज फायर है, अभी छोटे मोटे अटैक्स हो रहे हैं, ड्रोन से, मिसाइल से, छोटी मोटी मिसाइल से, कुछ मेजर अटैक्स अभी हुए नहीं है, तो उस वजह से मार्केट्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म यहाँ पे किया है। अब देख सकते हैं दोस्तों, यूएस और चाइना के बीच में भी अभी गुत्थम गुत्थी चल रही थी ट्रेड वॉर को लेकर। तो यूएस लिफ्ट करेगा रेस्ट्रिक्टिव जो मेजर्स थे अगेंस्ट चाइना, तो दोनों के बीच में वार्तालाप हो चुका है, डील हो चुकी है, तो ये अच्छी न्यूज़ है। यूएस चाइना के बीच में भी चीज़ें सुधर रही है। अब देखिए, ट्रंप है, कभी क्या होता है कभी क्या होता है, ट्रंप की बातों को कभी भी सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर आप थे मार्केट के अंदर, जब ट्रंप पहले थे मार्केट के अंदर, मतलब यूएस के अंदर, तो आपने देखे हुए काफ़ी सारे ट्वीट्स, कभी क्या, तो इनकी बातों को इतना कुछ खास सीरियस नहीं लेना चाहिए। जब भी कुछ नेगेटिव होता है तो मार्केट नीचे जाता है, लेकिन उसके बाद में इनकी ही बातें पलट जाती है, तो मार्केट को काफ़ी अच्छा पुश भी मिलता है तेजी की तरफ। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं, इंडिया ने इंस्ट्रक्शन दिए है स्टेट रन बैंक्स को कि इंक्रीज करें अपनी लैंडिंग एक्टिविटी। अच्छी न्यूज़ है कि जो भी इनका काम है, उधार देने का काम है, उसको इंक्रीज करें, तो इसकी वजह से कंपनीज की अर्निंग्स अच्छी हो सकती हैं। देखते हैं आगे चल के किस तरह से इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि आरबीआई ने बोल तो दिया है कि पोजीशन अभी अच्छी है, कुछ भी खराब ही नहीं है एसेट क्वालिटी के अंदर, तो तेजी से काम कर सकते हैं। ऐसे कोई मेजर लोन्स नहीं है जो डूब सकते हैं, इंडिया की जो बैंकिंग एक्टिविटी है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छी न्यूज़ है बैंक्स के लिए, जिसमें 2 बजे के आसपास या 2:30 बजे के आसपास ये न्यूज़ आती है। और दोनों न्यूज़ के बाद में निफ्टी बैंक को थोड़ा सा पुश मिला और यहाँ पर निफ्टी को थोड़ा सा पुश मिला ऊपर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, मार्केट्स ने अच्छी तेज़ी दिखाई, टोटल 4th सीज़न है ये मार्केट में अच्छी तेज़ी का। इस बीच इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो भी चले हो गए। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि इस 4 दिन के अंदर आपके पोर्टफोलियो में तेज़ी आपको देखने को मिली या फिर नहीं मिली, निफ्टी को बीट कर पाया आपको पोर्टफोलियो या फिर नहीं कर पाया। साथ में आप नोट कर सकते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स ऊपर गए, ये तो चलो अपन ने देख लिया। इसके पीछे का रीज़न क्या है, टेंशन कम हुई है, ग्लोबल टेंशन जो अभी चल रही थी वो काफ़ी कम हो चुकी है। साथ में अच्छा फ्लो है, एफआईज का भी हम बोल सकते हैं, पैसों का हम बोल सकते हैं, डीआईज की तरफ, एफआईज की तरफ, और उसकी वजह से मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो चुका है, सुनामी आ चुकी है आईपीओस की। आपको बताइए, जब भी मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है, आईपीओ आना शुरू हो जाते हैं, जो कंपनी है उनके मुंह में पानी आ जाता है कि इतना अच्छा मार्केट चल रहा है, चलो बेचो, चिपकाओ रिटेल इन्वेस्टर्स को महंगे में शेयर्स। उसके बाद में अगर नंबर्स आते हैं अच्छे, स्टॉक सस्टेन कर पाते हैं, वेल एंड गुड, नहीं तो क्रैश होते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तरह, एलआईसी की तरह,
टाटा टेक की तरह, ये जो बड़े बड़े नेम्स आपको बता रहा हूँ, छोटे मोटे कंपनीज तो इजीली गिर जाती है, लेकिन ये जो बड़े बड़े नेम्स है ये भी पिटे हैं, जिसमें बजाज की कंपनी है, टाटा की कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी जो इंश्योरेंस कंपनी LIC है वो पिटी है। तो देखिए सुनामी आना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे जो समझदार इन्वेस्टर है वैल्यूएशन GMP सब देखेगा, लिस्टिंग गेन मिलता है तो लेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलता है तो वो नहीं लेगा, ऑब्वियस है। तो देखिए कौन कौन सी कंपनीज है। NSTL है, बहुत महंगा है, 80 का PS का। JSW सीमेंट, इसको मैंने चेक नहीं किया। हीरो फिनकॉप, ये भी कंपनी आएगी। साथ में देखिए 74 कंपनीज है 74 कंपनीज, 74 कंपनीज है। तो सेबी की इनको हरी झंडी मिल चुकी है पब्लिक ऑफर लाने के लिए, और जैसे जैसे मार्केट अभी अच्छा करेगा वैसे वैसे इनकी जो ग्रोथ है IPOs के आना आप देख सकते हैं। मतलब IPO की ग्रोथ का मतलब है IPO आना आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा IPOs आते हुए देखने को मिलेंगे। HDB फाइनेंशियल की क्या सिचुएशन है, आपसे मैं क्यों पूछ रहा हूँ, एप्लीकेशन की पूछ रहा हूँ कि आपने अप्लाई किया या नहीं किया। क्या लगता है आपको कि लिस्टिंग तो 10% के साथ में होगी या ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन लॉन्गर टर्म में उसी प्राइस से ऊपर जाएगा या पहले एक डुबकी लगाएगा? आप चाहे तो नीचे कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि US और ईरान के बीच में भी क्या चल रहा है। देखो, US के पास में पावर है पैसे की। US पता ही है आपको, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी हम इसको बोल सकते हैं। अब इनके पास में पावर है पैसे की, तो पैसे के दम पे ये अच्छे अच्छे को खरीदते हैं। अभी आप देखोगे तो पाकिस्तान के भी जो आर्मी चीफ उनको बुला लिया था वहाँ पे पैसे के दम पे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। तो पैसे के दम पे ये क्या करते हैं, ये कंट्रीज़ को ऑफर करते हैं कि हम आपको पैसे देंगे, आप हमारी बात मान लो। तो यहाँ पे जैसे कि कल हमने न्यूज़ को डिस्कस किया था कि ईरान की जो इंटरनल कम्युनिटी थी उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि जो न्यूक्लियर डील्स होती है, न्यूक्लियर पावर के बीच में बातचीत होती है, उन सब से हम हमारा नाम निकाल लेते हैं, क्योंकि हम अलग है। अब हमारी मर्जी चलेगी, हमको बनाना होगा बनाएंगे, नहीं बनाना होगा तो नहीं बनाएगा, ऑब्वियस उनको बनाना होगा। तो अब US चाहता है वापस से ये उस डील के अंदर आ जाए। तो इसके लिए US ऑफर कर चुका है $30 बिलियन की डील, और साथ में जो भी सैंक्शंस लगे उनके ऊपर उसको भी हटा देंगे। और इसके लिए ईरान को वापस से तेहरान बैक टू न्यूक्लियर नेगोशिएशन टेबल, यानी वापस से न्यूक्लियर के बीच में, न्यूक्लियर वॉर, ये जो भी मतलब बम बना रहे हैं उसके लिए जो भी नेगोशिएशन टेबल पर जो भी बातचीत चल रही है उसके ऊपर वापस से लाना चाह रहा है US ईरान को, क्योंकि इन्होंने अपना नाम हटा लिया। देखते हैं दोस्तों पैसों के दम पे ईरान को ये वापस ला सकते हैं या फिर नहीं। तो ये न्यूज़ अभी के समय है, इसके ऊपर होगी इन्वेस्टर्स की नज़र कि आगे चल के क्या यहाँ पे डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकता है। अब देखिए इस बीच अगर हम निफ्टी के टेक्निकल्स को देखें तो देखो यहाँ पे कोई प्राइस नहीं है, तो मैं कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि कोई कॉल टिप एडवाइस यहाँ पे है नहीं। जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि पैटर्न्स को आप कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो पैटर्न देखिए, आपको ये सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी की कॉल टिप रिकमेंडेशन लेते हैं उससे क्या ही होगा, आप खुद सीखोगे, खुद समझोगे, तब अपनी पोजीशंस को अच्छे से होल्ड कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या है, निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड के अंदर था। टेक्निकली चार्ट यहाँ पे मतलब लाइन में ड्रॉ नहीं करिए, लेकिन स्टिल आप समझ सकते हो कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड था। ये डबल बॉटम बनता है, रिवर्सल्स आते हैं, निफ्टी ऊपर जाता है। ये वीकली चार्ट है तो आपको इसलिए कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये इतने हफ्ते, कितने हफ्ते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ते, 7 हफ्तों तक निफ्टी इस सपोर्ट और इस रेसिस्टेंस को ले रहा था। अभी क्या हुआ है, इस हफ्ते निफ्टी ने इसको ब्रेक कर दिया है, इसको ब्रेकआउट हम बोल सकते हैं। अब आगे वाला रेसिस्टेंस क्या है, ऑल टाइम हाई। तो ये ऑल टाइम हाई के लिए एक स्विंग ब्रेकआउट हम मान सकते हैं, जिसमें गैप काफ़ी कम था, लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पे एक स्विंग ब्रेकआउट निफ्टी का मिल चुका है। अब देखिए डे चार्ट के अंदर हम इसको देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक चार्ट समझाया था, मतलब इस चार्ट के ऊपर हमने बातचीत की थी कि असेंडिंग चैनल, असेंडिंग ट्रेंड लाइन चैनल वाला जो चार्ट होता है, जिसमें क्या होता है, सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और रेसिस्टेंस भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों की संभावना होती है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन मिलता है तो ऑब्वियस है, फिर वो जो भी स्टॉक होगा, मार्केट होगा, उसका नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो उसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे निफ्टी ने दे दिया है एक ब्रेकआउट। कल के दिन यहाँ पे निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद में आज के दिन की तेजी आप इसमें नोट कर सकते हैं। ब्रेकआउट देने के बाद में ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस पे निफ्टी ऊपर जाता रहेगा या फिर ऐसे करेगा, लेकिन हाँ ट्रेंड एक अच्छा हो चुका है। साथ में दोस्तों मैं आपको सिखा चुका हूँ कि टेक्निकल्स ओनली के दम पे नहीं रहना है, टेक्निकल्स के साथ में फंडामेंटल्स। अब निफ्टी के फंडामेंटल्स क्या है, ग्लोबल न्यूज़, सिचुएशन, वैल्यूएशन, कंपनीज के नंबर्स, ये सब चीज़ें हैं। तो ठीक है, अभी के समय की सिचुएशन काफ़ी सही है और निफ्टी ने एक रिवर्सल दे दिया है। देखते हैं निफ्टी अब किस तरह से परफॉर्म करेगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ कंपनीज हैं
उनकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, कुछ बड़ी खबरें हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न भी है, उसको भी सीखने की कोशिश करते हैं। अबाउट इंडिया देखो कल भी तेजी थी यहाँ पे, आज 5% की तेजी है, बहुत बड़ी तेजी के साथ में स्टॉक ने क्लोज किया है। 73,000 करोड़ का मार्केट कैप, 52 का पी रेशियो है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 1.36% की है। एकदम से क्या होगा, देखो कल आपने देखा इसमें एक ब्रेकआउट, यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला था। न्यूज़ मैंने आपको दी थी इसकी, इंडियन न्यूज़ नहीं थी, यूएस की न्यूज़ थी। एबॉट ने एक टेस्ट जारी किया है जो 18 मिनट के अंदर आपको बता देगा कि आपके हेड में कुछ क्लोटिंग वगैरह है, कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। सीटी स्कैन वगैरह कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अभी मैं देख रहा हूँ इंडियन मार्केट्स के अंदर ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं है, तो हो सकता है एंटिसिपेशन चल रहा हो इन्वेस्टर्स का कि ऐसी जो टेक्नोलॉजी है इंडिया में भी आ सकती है और उसकी वजह से एबॉट को अच्छा फायदा हो सकता है। तो एबॉट इंडिया ने इसलिए अच्छा परफॉर्म कर दिया आज के दिन। पैटर्न आप देखोगे बिल्कुल विजिबल है, जिसमें ये जो ट्रेंड लाइन है असेंडिंग है, यानी ये अपने सपोर्ट को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, रेसिस्टेंस अनचेंज है, तो ऐसे में ब्रेकआउट्स के चांसेस बढ़ते हैं। तो ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है, काफ़ी ऊपर चला गया था लेकिन वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा देख के चलना है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को देखें, 4% का जंप है, 4% की बड़ी तेजी, और इसमें आप देखोगे ना तो वैल्यूएशन है 127। अब ये वैल्यूएशन देखते नहीं है क्योंकि यहाँ पे रिलायंस की भी होल्डिंग्स है इसके पास में, और रिलायंस की अगर 50% या 50% से ज़्यादा की होल्डिंग होती ना, तो रिलायंस के प्रॉफिट इस कंपनी के प्रॉफिट में दिखते हैं, और वो प्रॉफिट दिख जाते हैं तो क्या होता, पी रेशियो कम हो जाता। बट एक्चुअली रिलायंस का 50% नहीं है, 50% से कम है, तो रिलायंस के प्रॉफिट इसके प्रॉफिट में नहीं दिखेंगे, तो वैल्यूएशन इसलिए ज़्यादा है। लेकिन स्टेक है तो सही ना, स्टेक है तो सही, 20% है, 10% है, कुछ भी हो, स्टेक तो है, और उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो उसकी भी वैल्यू उसको मिलनी चाहिए। तो इसी वजह से वैल्यूएशन यहाँ पे हाई दिखती है। एक्चुअली इसका जो मेन बिजनेस है उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन है ही नहीं, और एक्चुअली देखा जाए तो इसका मेन बिजनेस अभी तक कुछ खास तरीके से शुरू नहीं हुआ है। लेकिन रिलायंस है, आपको बताइए रिलायंस कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है मार्केट को, रेगुलेटरीज को, पॉलिटिक्स पावर, ये सब चीज़ें है इसके पास में। तो इसके पास में ये पावर है, देखो डीप पॉकेट का मोड है इसके पास में, अब पावर मोड भी इसके पास में है, तो ये इजीली रेगुलेशंस को बोल सकता है कि हाँ भाई हमारा काम सबसे पहले करके दो, क्योंकि हम पावरफुल हैं। अब देखो इसीलिए आपने देखा कि म्यूचुअल फंड का लाइसेंस बहुत जल्दी इसको मिल गया, उसके साथ में एक सॉफ्टवेयर इसने लॉन्च कर दिया, उसके बाद में एडवाइजरी इसने लॉन्च कर दी, सबके लाइसेंस इसको फटाफट से मिल रहा है। अब आप देखोगे ना तो यहाँ पे ब्रोकिंग लाइसेंस भी मिल चुका है, इसकी वजह से स्टॉक ने आज अच्छी तेजी दिखाई। सेबी ने क्लियर कर दिया जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग स्टॉक ब्रोकर की तरह काम करेगा ये। अब स्टॉक ब्रोकर की तरह काम करेगा, कंपटीशन में आ चुके हैं, कंपटीशन तो चलो पहले से ही थे, जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन, साथ में जियो ब्लैक रॉक ये भी आ चुका है। अब देखते हैं क्या होगा इसके पास में, कितनी कैसी ये ब्रोकिंग सर्विसेज देगा, क्या अमाउंट के ऊपर देगा, हो सकता है फ्री में दे, क्योंकि कुछ बड़ी बात नहीं है, प्लेटफॉर्म बेसिस पे जो भी एक कंपनी काम धंधा करती है स्टार्टिंग में ऐसे ही करती है, इनके पास में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बार बार बनाना नहीं पड़ता, तो एक बार इनको लागत लगानी पड़ती है, उसके बाद में चीज़ें फ्री भी देते हैं, तो कोई खर्चा नहीं होता है, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, उतनी सर्विस बेच रहे हैं। सर्विस के लिए ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर बना चुके हैं, जैसे जियो प्लेटफॉर्म भी बन चुका था, साथ में ये भी बन चुका है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि हो सकता है फ्री में ये अपनी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी ऊपर ब्रोकरेज को लाए, बाद में कुछ कर दे तो अलग बात है। अब देखोगे दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देगा 27 जून 11 बजे के आसपास की न्यूज़, एक्चुअल देखें ना तो 10:40 के आसपास की न्यूज़ है, तो 10:40 पे आप देखोगे ना तो स्टॉक के प्राइस में मिलती है एक तेजी, यहाँ से एक शूट अप आता है, ये इंट्राडे ब्रेकआउट करता है, उसके बाद में ऊपर सस्टेन करता है। तो रीज़न बिल्कुल ठोस है, यही रीज़न है इसके स्टॉक के चलने के पीछे का। मार्केट ने आज इसको चीयर किया और स्टॉक के प्राइसेस में तेजी मिली। अब देखो यहाँ पे पैटर्न को देखते हैं, आपने अभी पैटर्न देखा अबाउट इंडिया में, उसका अपोजिट पैटर्न है, उसमें क्या था, उसमें यहाँ पे जैसे सपोर्ट अनचेंज है, उसमें था रेसिस्टेंस अनचेंज। यहाँ पे आप देखोगे तो रेसिस्टेंस नीचे जा रहा है, तो उसमें सपोर्ट ऊपर जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं सपोर्ट इसने लिया, मेजर सपोर्ट, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, लिस्टिंग सपोर्ट, जो यहाँ पे सबसे पहले मिला था इसको मोतीलाल ओसवाल कंपनी ने इसमें इन्वेस्टिंग की थी काफ़ी अच्छी खासी, उसके बाद में एक ब्रेकआउट इसको यहाँ पे दिखा था, उसके बाद में बड़ी तेजी बनी, स्टॉक लोअर हाइज के साथ में नीचे गिरा था, एकदम से क्रैश होता है, इस ब्रेकडाउन को देके वापस से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, और इसी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें जो कि रेसिस्टेंस की ट्रेंड लाइन अभी के समय बनी हुई है, उसको भी आज इसने ब्रेकआउट कर दिया है। सो यहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, निफ्टी में भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है एशियन पेंट्स, 3% के आसपास की तेजी है।
काफ़ी टाइम हो गया इस कंपनी के स्टॉक में तेजी देखें। 2,26,000 करोड़ का मार्केट कैप, 61 का पी रेशो है, 1% की डिविडेंड यील्ड है। अब देखो न्यूज़ क्या है, आज आपने नोटिस किया होगा पेंट कंपनीज के स्टॉक्स में तेजी थी, चाहे वो बर्जर पेंट्स हो या एशियन पेंट्स हो। एशियन पेंट्स ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया बर्जर के कंपैरिजन में, क्योंकि ज़्यादा पिटा भी यही था। अब देखो कुछ रीजंस है, 5 रीजंस यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं क्यों तेजी बनी। देखो यहाँ पे एक डील हो चुकी है JSW पेंट्स और एक्सो नोबल में। आपने देखा होगा पिछली कुछ न्यूज़ जो मैंने आपके साथ में रखी थी कि बर्जर पेंट्स भी इस लाइन में है कि वो अक्वायर करेगा एक्सो नोबल को, लेकिन इसको ले लिया है JSW पेंट्स ने। बर्जर पेंट्स ने इसको जाने दिया क्योंकि वैल्यूएशन की चिंताएं थी, बहुत ज़्यादा मांग रहा था एक्सो नोबल, लेकिन JSW अभी मार्केट में एंट्री कर रहा है अच्छी खासे, उस मार्केट के अंदर उसको अपने कदम जमाने हैं, तो एक्सो को ले लिया JSW ने। अब देखो नॉर्मली ऐसा होता है जब भी ऐसा कुछ दिखता है, ऐसी कुछ न्यूज़ आती है ना, तो बाकी जो कॉम्पिटिशन है वो डरते हैं, उनके स्टॉक्स नीचे गिरते हैं, लेकिन इस बार उल्टा हुआ है। आप देख सकते हैं कि दिखाई देगा एक्सो नोबल अनाउंस कर चुका है कि इसके जो प्रमोटर हैं एंटायर होल्डिंग, अपनी पूरी होल्डिंग बेच देंगे JSW पेंट कंपनी को। अब देखो यहाँ पे रीजंस क्या है, नो मेजर प्राइस वॉर, जो कि बर्जर पेंट्स ने बताया था कि हमने ऐसा कोई प्राइस वॉर किया नहीं है क्योंकि वैल्यूएशन हमको ज़्यादा दिखी, तो मार्केट को लग रहा है कि अच्छी बात है, जब वैल्यूएशन ज़्यादा थी तो और किसी कंपनी के गले में नहीं लटकी ये कंपनी, और ठीक है, इस वजह से थोड़ी सी तेजी यहाँ पे मिल गई। साथ में आप देखोगे कंपनी फैमिलियर है कंपटीशन के, कंपनी को पहले से पता है कि ये जो कंपनी आई है ये कंपटीशन देगी और डेफिनेटली यहाँ पे कंपटीशन बढ़ सकता है, तो ऑलरेडी कंपनी को ये सब चीज़ें पहले से पता थी। साथ में आप देखोगे ना तो FMCG कंपनीज ने हाईलाइट किया है कि इम्प्रूव करेगी डिमांड। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस हैं जो HSBC है, इन्होंने भी एक्सपेक्टिंग की है कि कंजप्शन बूम हो सकता है, 40 बिलियन टू टेक प्लेस इन इंडिया इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर अंदर ऐसा हो सकता है। तो डिमांड अगर इंप्रूव करेगी तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पुश मिल सकता है। साथ में कच्चे माल के जो प्राइजेस है वो गिरे हैं, पहले बहुत तेज हुए थे, अब आप देखोगे डीएस्केलेशन की बात यहाँ पे हो रही है, तो टेंशन थोड़ी सी कम हो चुकी है, तो अपने टॉप से नीचे आ चुका है क्रूड ऑयल का प्राइस जो कि है $70 प्रति बैरल। इसको भी एक न्यूज़ के अंदर आप शामिल कर सकते हैं। उसके बाद में वैल्यूएशन कंफर्ट है, ये चीज़ आपको पता ही है। देखो इन कंपनीज़ को इन्वेस्टर्स अभी खरीद रहा है, प्रॉपर इन्वेस्टर जो वैल्यू इन्वेस्टर है कि चलो ठीक है अभी कंपनी में दिक्कतें चल रही है, अब इसको लेते हैं, और टाइम लग सकता है, हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, हो सकता है कम टाइम लगे जब कंपनीज़ के अंदर रिवाइवल आना शुरू हो जाए, क्योंकि अभी एक नया प्लेयर आया है। मैंने एग्जांपल आपको दिया है, देखो होता क्या है, अब चार्ट देखना रिलायंस का, 2016 में जियो आया था और उसके अंदर भारतीय एयरटेल कहाँ पे था, ठीक है, तो भारतीय एयरटेल का चार्ट अगर यहाँ पे है तो रिलायंस का चार्ट यहाँ पे है, ठीक है। रिलायंस इस तरह से चल रहा था, भारतीय एयरटेल नहीं चल पा रहा था कंपटीशन की वजह से। एक टाइम आता है जब रिलायंस ने भी महंगा कर दिए प्रोडक्ट्स और भारतीय ने भी कर दिए, तो उसके बाद में भारतीय भी चल पड़ा और रिलायंस को उसने बीट कर दिया, आज के दिन काफ़ी ऊपर है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, जो नई कंपनी आ रही है वो बहुत ही सस्ते में प्रोडक्ट्स को बेच रही है, नुकसान के अंदर भी, कम मार्जिन के अंदर भी, तो जो अभी एग्जिस्टिंग पेंट कंपनीज है उनके स्टॉक नहीं चल रहे हैं, और उसका स्टॉक अभी मार्केट में होता तो वो चलता, ठीक है, अनलिस्टेड मार्केट के अंदर उसमें तेजी है। अब क्या होगा, इन कंपनीज को भी पैसे कमाने हैं तो इनकी भी ग्रोथ स्लो होगी और फिर इनकी भी तेज हो सकती है। इसी कोई गारंटी नहीं है कि आपको खरीदना बेचना है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि पास्ट में हिस्ट्री में ऐसा देखा जा चुका है कि अगर क्वालिटी कंपनीज होती हैं, अच्छी कंपनीज होती हैं, तो देर सवेर रिकवरी आती है। जैसे HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का भी मार्केट शेयर घट गया था, SBI ने ले लिया था, उसके बाद में उसमें भी तेजी बनी है। तो यहाँ पे 52 वीक के हाई से कितना नीचे है, एशियन पेंट्स 33% नीचे है, बर्जर 10%, नैरोलैक 24%, इंडिगो पेंट्स 32%, एक्सो नोबल 28%। अब देखिए सिचुएशन कैसी है, कैसे पता कर सकते हैं ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन। मैं आपको सिखा चुका हूं कि पिछला जो सपोर्ट होता है वो रेसिस्टेंस बनता है, अगर उसको ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम मान सकते हैं कि रिवर्सल हो चुका है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था एल्काइल एमाइन कंपनी में, जिसमें डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो गई थी, बट वो अपने रीसेंट रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाता था, तो उसको ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे ये जो रेसिस्टेंस है अभी तक इसको ब्रेक नहीं किया है। वैसे अगर हम देखें तो असेंडिंग ट्रेंड लाइन चैनल बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसमें सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, गैप अभी है रेसिस्टेंस के बीच में। लेट्स सी की कंपनी का स्टॉक किस तरह से परफॉर्म करेगा। कल के वीडियो को भी दोस्तों आप देख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। US GDP गिरी तो है, लेकिन मार्केट में कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ा, मार्केट अभी चीयर कर रहा है जो डीएस्केलेशन हुआ है उसको। साथ में 6 स्टॉक्स हैं, इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी जो रिबाउंड हो चुके हैं, और चार्ट के पैटर्न में भी आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।